लोगों की जो नौकरी का रास्ता था वो भी उन्होंने बंद कर दिया, और जब वो बंद किया जा रहा था तब भी तो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री और राष्ट्रपति थे, मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने क्या अपनी जिम्मेदारी निभाई? ये माइनॉरिटीज में नहीं था तब मनुस्मृति लागू हो चुकी थी, जिसमें इस देश के सूत्रों और अछूतों के पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, और इसके साथ साथ संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। अगर ये रिजर्वेशन नहीं मिलता और पढ़ने का रास्ता ना खुलता तो ना मैं पढ़ पाता, ना वकील बन पाता, ना एमएलए बन पाता, ना मंत्री बन पाता, ना वो इंजीनियर बन पाते। हमारा ये आगे बढ़ने का रास्ता सरकारों ने बंद कर दिया है, क्योंकि आज वो शिक्षा को लगभग प्राइवेटाइज कर चुके हैं। किस वजह से इतना आगे तक पहुंच पाए? दो कारण थे। पहला, जो मनुस्मृति के माध्यम से देश में, हमारे भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग, जिसमें माइनॉरिटी के भी आते हैं, क्योंकि जब माइनॉरिटी का नाम निशान नहीं था उस धर्म का, चाहे ईसाई हो या दूसरे धर्म हो, उनका नाम निशान भी नहीं था तब मनुस्मृति का कानून लागू था देश में। क्योंकि अब से 550 साल पहले सिख धर्म बना, उससे पहले सिख जो माइनॉरिटी है वो तो था ही नहीं। अब से 2000 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म की स्थापना हुई, उससे पहले ईसाई धर्म तो था नहीं। इसलिए मैंने कहा कि जब ये माइनॉरिटीज भी नहीं था तब मनुस्मृति लागू हो चुकी थी, जिसमें इस देश के सूत्रों और अछूतों के पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, और इसके साथ साथ संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वो बंदिश तोड़ी और साथ में रिजर्वेशन दिलवा दिया, तो वो इंजीनियर बन गए, और मैं भी एक वकील बन गया, और फिर एमएलए भी बना, मंत्री भी बना, आज भी मैं एमएलए हूं। लेकिन अगर ये रिजर्वेशन नहीं मिलता और पढ़ने का रास्ता ना खुलता तो ना मैं पढ़ पाता, ना वकील बन पाता, ना एमएलए बन पाता, ना मंत्री बन पाता, ना वो इंजीनियर बन पाते। तो ये जो रास्ता खुला था वो पढ़ने से खुला था, रिजर्वेशन से खुला था। ये रास्ता हमारे सबके होते हुए, हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति होते हुए, हमारा ये आगे बढ़ने का रास्ता सरकारों ने बंद कर दिया है, क्योंकि आज वो शिक्षा को लगभग प्राइवेटाइज कर चुके हैं। शिक्षा इतनी महंगी कर चुके कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से निगम साहब ने इंजीनियरिंग की, और वो भी वजीफे के पैसे से की, आज अगर आपके अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करानी हो उसी इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो आपके पास रिजर्व का होने के बावजूद भी अगर 20 लाख रुपया होगा तो आपका बच्चा वहां इंजीनियरिंग कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो देश में क्या ये सच नहीं है कि देश के SC ST 99% ऐसे हैं जिनके परिवारों के पास अपने बच्चों की इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री, लॉ की डिग्री, मैनेजमेंट की डिग्री कराने के लिए 15-20 लाख रुपए जो चाहिए वो नहीं है। अभी जिनका नीट में एडमिशन ऑफर हुआ है या JEE मेन के अंदर करने के बाद जिनका इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है, मेरे पास अब तक कम से कम ऐसे 100 फोन आ चुके हैं कि नंबर तो आ गया, बच्चा बहुत होशियार है, 2-3 लाख रुपए लगाए थे, कोचिंग करवा दी थी, नंबर आ गया, लेकिन अब एडमिशन ऑफर हुआ है, लेकिन एडमिशन लेने के लिए फीस के लिए पैसे नहीं है। कुछ मदद कीजिए एमएलए साहब, आप तो मंत्री भी रहे हैं। अरे मंत्री तो रहा हूं, पर मेरे पास ऐसी कौन सी पावर है कि मैं उनकी लाखों रुपए की फीस जमा कर दूं। लेकिन मन में ये पीड़ा जरूर है कि वो बच्चे काबिल है, पढ़ना चाहते हैं, गरीब परिवारों से, SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं, लेकिन उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, और वो बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल में सेलेक्ट होने के बावजूद पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है। तो क्या हमें ऐसी सरकारें चाहिए जो लगातार शिक्षा को महंगा करती जा रही है? क्या हमें ऐसी सरकारें चाहिए जिन्होंने रेलवे बेच दिया, पोस्टल डिपार्टमेंट बंद कर दिया, MTNL बेच दिया, BSNL बेच दिया, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, बैंक बेच दिए? जब सब कुछ बिक गया तो जो प्राइवेटाइज हो गया वहां तो रिजर्वेशन वैसे भी खत्म हो गया। तो जब रिजर्वेशन खत्म ही होकर दिया उन्होंने उन सब विभागों को प्राइवेटाइज करके, इसका मतलब हमारे लोगों की जो नौकरी का रास्ता था वो भी उन्होंने बंद कर दिया। और जब वो बंद किया जा रहा था तब भी तो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री और राष्ट्रपति थे, मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने क्या अपनी जिम्मेदारी निभाई? नहीं निभाई ना। आए दिन मेरी जेब में पर्ची पड़ी है, शंकर मेघवाल के घर पे हमला हुआ, उसकी गर्दन काट दी और उसके फादर बीच में उसका हाथ काट दिया, पूरे परिवार को घायल कर दिया। और एक शंकर मेघवाल नहीं, पता नहीं कितने लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े मारे जा रहे हैं, उनके मुंह पे पेशाब किया जा रहा है, लेकिन सरकार को तो कोई असर होता नहीं। और हमारे सांसद, विधायक, मंत्री जो बने बैठे हैं वो भी संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर ऐसे मुद्दों पर मजबूती के साथ आवाज नहीं उठाते। एक दूसरे व्यक्ति का हत्या हुई तो उसको 50 लाख का मुआवजा दिया, शंकर लाल मेघवाल की हत्या हुई तो उसको 15 लाख का मुआवजा दिया। भाई ये पक्षपात क्यों?
अब सवाल यह है कि आप और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस लड़ाई को कैसे जीते, कैसे दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो। इसमें बाधा कहां है? कभी सोचा इसमें बाधा कहां है? इसमें बाधा दो हैं। एक, धर्म के प्रति अंधापन, मरने के बाद स्वर्ग पाने की इच्छा। आज तो नरक में जी रहे हो, मरने के बाद स्वर्ग की इच्छा को लेकर पता नहीं क्या क्या करते घूम रहे हो भाई। अरे आज जो तुम्हारा जीवन है, इसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता। आज तक हमें दुनिया में कोई आदमी नहीं मिला कि मेरा पहले जीवन में ये था और दूसरे में देखो मैं स्वर्ग में रह रहा हूं। आज तक तो कोई मिला नहीं है। तो तुम अपना आज जो नरक बना दिया तुम्हारा, उसको स्वर्ग बनाने पे काम कर लो, जीते जी। मरने के बाद किसका क्या पता। वैसे तो बुद्ध तो बताया कि मरने के बाद तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है यही है। तो अपना आज ठीक करो ना। हम धर्म के प्रति अंधे होकर अपने लिए गुलामी कबूल कर रहे हैं, और गुलामी तोड़ने का रास्ता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी अंधविश्वास, पाखंडवाद को दूर करने का रास्ता बता के, उसमें उसके बाद देखो बुद्ध से शुरुआत हुई। बुद्ध पहले साइंटिस्ट हैं, और बुद्ध के बाद अनेकों आए, फिर संत कबीर, संत गुरु रविदास, गुरु नानक देव जी आए, ज्योतिबा फूले, साहूजी महाराज, पेरियार, ललित सिंह यादव, राम स्वरूप बरुआ, जगदीश बाबू कुशवाहा। तो कितने हमारे महापुरुषों की लंबी फहरिस्त है, जो लोग बार बार जगाते जगाते हमें चले गए, लेकिन हम अंधविश्वास, पाखंडवाद को छोड़ने को तैयार नहीं है। एक फायदा बता दो, केवल एक, अंधविश्वास, पाखंडवाद से ये फायदा है। नुकसान तो मैं 1000 गिना दूंगा, पर कोई एक फायदा नहीं गिना सकता। तो हम लोग दो कारणों से फेल हो रहे हैं। एक, जाति की वजह से, और जाति बनाने वाला जाति को जिंदा रखना चाहता है, और जो जाति की वजह से उत्पीड़ित है, परेशान है, चाहे वो शूद्र में ओबीसी में आता हो, चाहे वो अनुसूचित जाति या जनजाति में आता हो, लेकिन उसी जाति की वजह से, जिसके वजह से उसका उत्पीड़न हो रहा है, उसका प्रमोशन रुक रहा है, उसका सस्पेंड किया जा रहा है, उसको इंटरव्यू में कम नंबर दिए जा रहे हैं, ये सब जानते हुए कि ये मेरे साथ जाति की वजह से हो रहा है, फिर भी अपने अंदर जाति खत्म करने को तैयार नहीं है। ये वैसे अच्छा है जो वो दिया आप लोगों ने, ये जो जनरल कैटेगरी खत्म करके इसकी बजाय नेशन बिल्डर्स कैटेगरी होनी चाहिए। 25% रिजर्वेशन इसमें इस्लाम का कर दो, जो इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज करेगा उसके लिए 25% रिजर्व सीट। बाकी तरीका अच्छा है, वैसे जाति पे सबसे बड़ी चोट करने का, ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं इसको भी आगे से रेगुलर इसको मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बाधा है। और हम लोग कम से कम आपस में तो रोटी बेटी का रिश्ता करना शुरू कर दे। हम आपस में कर रहे हैं क्या? जिसके कोई देख लो, जितने यहाँ बैठे, जहां भी ज्यादातर लोग जब बच्चे की शादी करते हो तो डेट दिखवाते होंगे किसी ब्राह्मण से, और कहते हो भैया मेरी ये जाति, इस जाति में ढूंढ दो लड़का लड़की। हम छोड़ने को तो तैयार है ही नहीं। सुधार अपने घर से शुरू करो, फिर बाहर भी हो जाएगा। उनसे उम्मीद कर रहे हैं जाति खत्म करने की जिनको जाति की वजह से फायदा है, और जिनको जाति की वजह से नुकसान है वो जाति खत्म करने को तैयार नहीं है। तो फिर समाधान क्या है भाई? फिर समाधान क्या है? समाधान तो तब होगा जब मन से जो बात बोल रहे हैं, जैसे हम आज यहां मन से बोल रहे हैं ना, जिस बात को बोल रहे हैं उसे अपने खुद के मन में आत्मसात तो कर रहे हैं, अपने आचरण में तो ले आए। वरना तो हम अपने महापुरुषों की मेहनत को भी बेकार कर रहे हैं। जो महापुरुष हमारे मार्गदर्शन देके गए, उस मार्गदर्शन को मान तो नहीं रहे हम सब कह रहे हैं हम अपने बुजुर्गों को मानते हैं, हम पेरियार जी को मानते हैं, बाबा साहेब को मानते हैं, फूले जी को मानते हैं, साहू महाराज को मानते हैं, पेरियार को मानते हैं। भैया जो मानते हैं तो उनकी बात को भी तो मान लो। फोटो तो लगा रहे हैं उनकी, मूर्ति के ऊपर तो मरने मिटने को तैयार है, मूर्ति का हाथ तोड़ दिया तो अपने खून बहाने को तैयार है। लेकिन जो वो मूर्तियां जिनको हम सजा रहे हैं, जो वो हमें बोल के गए, हम उसे अंगीकार भी तो कर लें, अपने आचरण में भी तो उतार लें। पढ़ाई को औजार हथियार बनाओ। बच्चों को कहो अंधविश्वास, पाखंडवाद में पढ़ने की बजाय अगर किताबों में डूब जाओगे तो इसी जीवन में स्वर्ग पालोगे। ज्ञान के रास्ते पे चलो, आपस में भाईचारा पैदा करो, एक दूसरे की मदद करो, क्रिटिसाइज एक दूसरे को करना बंद करो। हम लोग तो जहां भी प्रोग्राम होते हैं, कई जगह, ज्यादातर जगह पे एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे को लेट डाउन करने से, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो अच्छी खबर तो है ना कि अच्छी बात को स्वीकार करो ना। ओबीसी में से बहुत सारे लोग अब रात दिन लगे पड़े, अनुसूचित जाति जनजाति में से लाखों लोग लगे पड़े, माइनॉरिटीज में से भी लाखों लोग लगे पड़े, जो इस बहुजन समाज बनाने की बात करके रात दिन मेहनत कर रहे हैं। बस ये जो टुकड़ों में बिखरे हुए तरीके से मेहनत चल रही है, हमारे किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, वो भी बिखरे हुए लड़ रहे हैं। सारे लोग मिलके अगर अपनी आपस में एकजुटता ले आए
और मुद्दे बकायदा डिसाइड कर लें और मुद्दों पे एकजुटता करना कम से कम। मुद्दों पे तो एकजुटता हो सकती है, संगठन बेशक हजारों, क्योंकि संगठन तो उनके भी हजारों है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम मुद्दों आधारित एकता आपस में पैदा कर लें कि ये हमारे सबके मुद्दे हैं और इन मुद्दों को हम मिलकर लड़ेंगे, और अपने जितने सांसद विधायक और मंत्री हैं टीम बना के बीच बीच में उनसे लगातार मिले। कई बार क्या होता है, आपने एक बार उसे एक बात कही और उसके दिमाग से निकल गई, उसे याद ही नहीं आई, साल निकल गई पूरी, और आप एक साल बाद मिलकर कहो जी आपको तो एक आते तो हुआ ही नहीं। भाई से जब आपने कहा था नहीं हुआ तो 1 महीने बाद फिर पूछ लो, इज्जत कम थोड़ा हो जाएगी। और साथ में उसे ये भी लगना चाहिए भी ये सारी ताकत तेरे पीछे है, फिर डरने की जरूरत है, टिकट तेरा नहीं कटेगा, टिकट काटने वाले का कट जाएगा पर तेरा नहीं कटेगा, तू समाज की लड़ाई लड़ता